हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। चलिए आज फिर शुरू करते हैं वर्कशीट यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यह हमारी चौथी वर्कशीट होगी। तो सभी विद्यार्थियों जल्दी से अपनी वर्कशीट लेकर के बैठ जाइए। आइए हम लोग शुरू करते हैं वर्कशीट करना। तो बेटा वर्कशीट जो है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र माने लोकतंत्र एवं क्रांति से अलगाव होने लगा। राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए रूढ़िवादियों ने, हमने बात की थी ना, रूढ़िवादी जो पुराने परंपराओं को मानते थे, राजतंत्र को मानते थे, तानाशाही नीति को मानते थे, विशेषाधिकारों की बात करते थे, समाज में ऊंच नीच व्याप्त रहे ऐसी धारणाओं को जो है वो मानते थे। समाज में एकदम से परिवर्तन नहीं आना चाहिए, धीरे धीरे परिवर्तन आना चाहिए। तो ये सारी जो बातें थी ये रूढ़िवादियों की थी। तो राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया था। यद्यपि मध्य वर्गीय जर्मनी लोगों ने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था, मगर इसे राजशाही और फौज की ताकत द्वारा मिलकर दबा दिया गया। इसके पश्चात प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। इसके बाद में हम देखते हैं जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण जो है वह 1866 से 71 के दौर में हुआ। तो इसके मुख्य जो बिंदु है वो ये जो है उसके मुख्य बिंदु लिखे हैं। आइए इसके बारे में भी अब हम चर्चा करते हैं। तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ इसमें प्रशा के नेतृत्व में हुआ था। ये जर्मनी का एकीकरण प्रशा जो एक राज्य था उसके नेतृत्व में हुआ था। प्रशा के प्रमुख मंत्री ऑटो बिस्मार्क ने राष्ट्र निर्माण में मुख्य भूमिका अदा की थी। इस 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई थी और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई थी। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। फिर उसके बाद में 1871 में विलियम प्रथम को जो है जर्मनी का एक नए जो साम्राज्य जर्मनी बना उसका राजा घोषित किया गया था। फिर जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में प्रशिया को महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया था। इसके बाद जब जर्मनी का एकीकरण होता है तो उसमें और क्या क्या वहाँ पर जो है बदलाव हुए थे। तो नए जर्मन राज्य में मुद्रा यानी करेंसी, बैंकिंग एवं न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया था। तो ये सारी जो बातें थी वो जर्मनी एकीकरण के मुख्य बिंदुओं के रूप में थी। अब आइए देखते हैं इटली का एकीकरण। इटली का जो एकीकरण है वो 1859 से 1870 के दौर के बीच में हुआ। तो इटली शुरू में जब एक नहीं हुआ था, इटली का एकीकरण नहीं हुआ था, तो वो छोटे छोटे राज्यों में बटा था। तो इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। फिर 1830 के दशक में जूसेपे मैस्नी ने इटली के एकीकरण के लिए एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था जूसेपे मैस्नी जिसने गैरिबाल्डी के साथ जो है मिलकर के लाल कुर्ती सेना बनाई थी। क्या कहते हैं, यंग इटली जो है उसने एक संगठन बनाया था। तो इस तरह से उसने इटली के एकीकरण में अपना योगदान दिया था। तो उसके बारे में ये बात थी। फिर 1830 से 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए थे। शुरू में जब ये जो इटली के एकीकरण के लिए या यूरोप में जो भी क्रांतिकारी जो विद्रोह हो रहे थे शुरू में वे दबा दिए गए थे। 1859 में फ्रांस के सार्डिनिया पिडमांट के एक चतुर कूटनीतिक संधि की जिसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रियाई बलों को हरा दिया था। 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया था। तो इटली के जो एकीकृत इटली के जो राजा जो बनाए गए वो कौन बनाए गए? इमैनुअल द्वितीय को बनाया गया था। आइए अब हम काउंट कैमिलो द कावूर के बारे में जानें। तो सार्डिनिया पिडमांट का प्रमुख मंत्री था। इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का इसने नेतृत्व किया था। हालांकि वह स्वयं न तो
क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में उसका कोई विश्वास था। फ्रांस के साथ की गई चतुर संधि के पीछे कावूर का ही हाथ था, जिसके कारण ऑस्ट्रिया को हराया जा सका था एवं इटली का एकीकरण संभव हो सका था। तो ये कावूर के बारे में था। अगर हम कावूर के बारे में और जानें तो वो इस प्रकार होगा कि इटली के एकीकरण के इतिहास में कावूर को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वह सार्डिनिया के राजा का प्रधानमंत्री था। वह एक महान प्रशासक और योग्य सुधारक था। उसने अन्य देशों से वाणिज्यिक संधियां की तथा व्यापार, कृषि और उद्योग को बढ़ावा दिया था। अपनी कुशल नीति निर्माण के कारण ही वह इटली का बिस्मार्क कहलाता है। अगर हमको ये पूछा जाए कि जो इटली के बिस्मार्क किनको कहा जाता है, तो हमें याद रखना चाहिए काउंट कैमिलो द कावूर को। तो काउंट कैमिलो द कावूर को इटली का बिस्मार्क कहा जाता है। उसने पिडमांट को एक आदर्श राज्य बनाया और अधिकांश यूरोपीय राष्ट्रों ने उस राज्य के मामलों में गहरी रुचि ली। उसने फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय की मदद से लोम्बार्डी, जो कि इटली का एक राज्य था, पर अधिकार कर लिया था। इसके पश्चात हम जूसेपे गैरिबाल्डी के बारे में जानते हैं। तो वह नियमित सेना का हिस्सा नहीं था। उसने इटली के एकीकरण के लिए सशस्त्र स्वयंसेवकों का नेतृत्व किया। 1860 में वे दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियों के राज्यों में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। उसने दक्षिणी इटली एवं सिसिली के राजा इमैनुअल द्वितीय को सौंप दी और इस प्रकार इटली का एकीकरण हुआ था। तो अगर हम और इनके बारे में पढ़ें तो वो इस प्रकार है गैरिबाल्डी जी के बारे में कि गैरिबाल्डी इटली का एक महान क्रांतिकारी नेता था। उसका जो जन्म हुआ था वो 1807 में 1807 में नीस में हुआ था। उसे समुद्री जीवन में अधिक रुचि थी और वह शीघ्र ही एक अच्छा नाविक बन गया। उसने अपना व्यापार भूमध्य सागर के निकटवर्ती देशों में किया। इटली की एकता के लिए वह दूसरे क्रांतिकारी जूसेपे मैस्नी से जुड़ गया और लाल कुर्ती नामक उसने संगठन बनाया। उसके सैन्य संगठन ने नेपल्स और सिसिली को पराजित किया और इटली की आज़ादी और एकीकरण के बाद यह देशभक्त शांतिपूर्वक जीवन बिताने लगा और एक किसान बन गया था। तो ये थोड़ी सी गैरिबाल्डी के बारे में विस्तृत जो है क्या थी जानकारी थी। और विद्यार्थियों इसके बाद में अब अगर हम बात करें तो जो पहला प्रश्न है वो हम देखते हैं। तो पहले प्रश्न में दिया हुआ है इटली के एकीकरण पर हमको निबंध लिखना है। तो इटली के एकीकरण पर जो है निबंध वो इस प्रकार होगा। जैसा कि वर्कशीट में इटली के एकीकरण जो कि 1859 से 1870 के बीच में था और उसके मुख्य बिंदुओं को यहाँ पर बताया गया है। तो आप इसको आप जो है अपने उत्तर में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है मैं आपको और भी इसकी जानकारी देता हूँ कि इटली कई राजवंशों, राज्यों और बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बटा हुआ था। 7 राज्यों में विभाजित इटली में केवल सार्डिनिया, पिडमांट पर ही इतालवी सम्राट का शासन था। इसका उत्तरी भाग ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग के अधीन था। केंद्रीय भाग में पोप साम्राज्य और दक्षिण में स्पेन के ब्रुवा राजाओं का राज्य था। मैसनी ने एक संयुक्त इटली गणतंत्र बनाने का कार्य योजना तैयार की और 1831 से 1848 में लगातार 2 बार आंदोलन चलाए। जब यह देखा गया कि अब युद्ध के अलावा अन्य किसी तरीके से इस लक्ष्य की सफलता नहीं मिल सकती, तो मैसनी ने किंग विक्टर इमैनुअल, जो सार्डिनिया पिडमांट के राजा थे, के मुख्यमंत्री को अपने साथ मिला लिया और इस तरह 1859 में कूटनीति से
फ्रांस को अपने साथ मिलाकर ऑस्ट्रिया की सेना को पराजित किया। 1860 में एक अन्य क्रांतिकारी ज्यूसेपी गैरिबाल्डी के नेतृत्व में दक्षिणी इटली और सिसिली के 2 राज्यों को जीत लिया। इस प्रकार 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का शासक बना दिया गया था और इस प्रकार जो है इटली का एकीकरण हुआ। इसके बाद में विद्यार्थियों अब हम प्रश्न लेते हैं कि जर्मनी के एकीकरण की विशेषता का वर्णन कीजिए। तो जर्मनी के एकीकरण का जो है वर्णन अगर आप यहाँ देखिए तो इसमें दिया हुआ है कि 1866 से 71 के बीच में 1871 के बीच में जर्मनी का एकीकरण जो है वो कार्य होता है। तो ये जितने भी जो इसके पॉइंट्स हैं ये उसके मुख्य बिंदु है और उसकी विशेषताएं हैं। इसको आप लोग लिख सकते हैं, तो इसको आप लोगों को लिखना है। इसके बाद अब हम प्रश्न लेते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद, लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद से अपने जुड़ाव से दूर होता चला गया था। हम अगर बिल्कुल शुरू में जब हम इस पार्ट को पढ़ते हैं यानी 1848 से पहले का, तो जैसे कि हमने 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसमें क्या था कि लोगों द्वारा वो क्रांति की गई थी। जो तीसरे स्टेट के जो श्रमिक वर्ग था उनमें जो है राष्ट्रवाद की भावना प्रबल थी और जब क्रांति हुई तो लोकतांत्रिक मूल्य की बात की गई थी और विशेषाधिकार खत्म कर दिए गए थे। उनके अंदर कहीं ना कहीं एक राष्ट्रवाद की भावना जो है वो दिखाई देती थी। लेकिन 1848 के बाद जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा था। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद जो था वो जनतंत्र और क्रांति से अलग होना शुरू हो गया था। जनतंत्र यानी प्रजातांत्रिक जो बातें थी और जो क्रांति की जो विचारधारा थी उनमें अलगाव होना शुरू हो गया था। और राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का भी इस्तेमाल किया था। तो अगर आप यहाँ पर और देखिए तो सार्डिनिया पिडमांट के जो मुख्य प्रमुख मंत्री थे काबूट, तो अगर हम इनको देखते हैं तो इसमें हमको और क्लियर हो जाता है कि इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व जब उन्होंने किया तो वे स्वयं जो है ना तो एक क्रांतिकारी थे और ना ही जनतंत्र में उनका विश्वास था। तो ये जो बात है वो कहीं ना कहीं जो हमारा जो इसमें प्रश्न कहा गया है उसको वो काफ़ी हद तक ये बात यहाँ पर क्लियर होती है। इसको मैं थोड़ा सा और आपको क्लियर कर देता हूँ। तो इसको जो है आप लोग बहुत ध्यान से समझेंगे कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। इसे उस प्रक्रिया में देखा जा सकता है जिससे जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बन गए थे। राष्ट्रवादी भावनाएं मध्य वर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी ज़्यादा व्याप्त थी और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। मगर राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने दबा दी थी। उनका प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया था। इसके बाद प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला और उसके मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क इस प्रक्रिया के जनक थे जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाहों की मदद ली थी। और जबकि ये जो खुद जो काबूर हैं वो एक
क्रांतिकारी जो है वे नहीं थे और ना ही उनका जनतंत्र में विश्वास था। तो फ्रैंकफर्ट की पार्लियामेंट की असफलता के बाद जर्मनी के एकीकरण का कार्य लोकतंत्र के रूप में न होकर प्रशिया के चांसलर यानी कि प्रधानमंत्री द्वारा सैन्य शक्ति एवं कूटनीति के सहारे होने लगा था। बिस्मार्क ने अपनी लौह और लहू, रक्त और लोहे की जो उसकी नीति थी, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन द्वारा जर्मनी एकीकरण को तीव्रता से पूरा करने का कार्य किया। हालांकि ये जो आपके ये जो हैं क्या कहते हैं काउर जो थे वह स्वयं एक जो है क्रांतिकारी नहीं थे और ना ही जो है उनका जनतंत्र में विश्वास था। और इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह भी इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच भाषा बोलते थे। तो ये जो बातें हैं ये आप अपने प्रश्न में आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारी आज की वर्कशीट हुई और कल बेटा फिर हम एक नई वर्कशीट के साथ आपसे मिलेंगे और आप इस वर्कशीट को कीजिए। ओके बेटा, बाय।